लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इनकम अंडर हेड सैलरी का। ठीक है जी। अब अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी के अंदर मैंने कहा था ये चैप्टर आपका 15 से लेके 17 तक जो भी सेक्शंस होंगे वो सैलरी के होंगे। और फिर मैंने कहा था कि एक सेक्शन नंबर 10 जो होगा वो सैलरी का नहीं होगा बट सैलरी से लिंक करेगा। सेक्शन नंबर 10 पे हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब सेक्शन 15 जो है ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 16 जो है ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेक्शन 17 जो है ये हमारा बैलेंस बचा है। अब सेक्शन 15 हमने कंप्लीट किया। 15 जो हमारा था वो चार्जिंग सेक्शन था। 16 हमारा था डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का। अब सेक्शन 10 में दो केस कवर होते हैं, एक तो कवर होता है अलाउंसेस और एक कवर होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब अलाउंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। अब जो हमने कंप्लीट किया एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अब सैलरी में जब हमने सैलरी स्टार्ट किया तो सैलरी स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि इनकम सैलरी में अगर टैक्सेबल करनी है तो वो टैक्सेबल तब होगी अगर पैसा देने वाला और लेने वाला इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल है। दूसरा फिर मैंने कहा था कि अगर आपको इनकम सैलरी में टैक्सेबल करनी है तो पैसा देने वाले के हाथ में खर्चा होगा, लेने वाले के हाथ में इनकम होगा। तो सैलरी का चैप्टर एम्प्लॉई के हाथ में एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट फिर मैंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा तो की हुई हर पेमेंट एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाती है। अब पेमेंट दो तरह से होगी, कैश या नॉन कैश। कैश को हम क्या बोलेंगे, अलाउंसेस बोलेंगे। नॉन कैश क्या बोलेंगे, परक्विजिट। अलाउंसेस का ट्रीटमेंट सेक्शन 10 में करेंगे, परक्विजिट सेक्शन 17 में करेंगे। ये सारी बातें हमने की। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि सैलरी जो हमें टैक्सेबल करनी है वो किस बेस पे टैक्सेबल करनी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि सैलरी जो भी आप सैलरी टैक्सेबल करोगे वो टैक्सेबल करोगे ड्यू बेसिस और रसीव बेसिस विच एवर इज। इट मीन अगर सैलरी आपकी ड्यू पहले हो रही है तो फिर वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, और अगर वो रसीव पहले हो रही है तो फिर वो रसीव बेस पे टैक्सेबल होगी। मतलब जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। सेकंड पॉइंट फिर मैंने कहा था कि अगर सैलरी के एरियर्स होंगे तो वो एरियर्स भी आपको टैक्सेबल करने पड़ेंगे बट सेक्शन 89(1) को देखने के बाद। अब 89(1) हमारा क्या होता है, रिलीफ इन द केस ऑफ एरियर्स। उसके अंदर क्या था कि अगर आज टैक्स कितना बन रहा है वो निकाल लो, जिन सालों से बिलोंग करते हैं उन सालों में कितना बनता है वो निकाल लो। अगर आज आपका ज्यादा बन रहा है तो आपको ज्यादा वाला पे नहीं करना, जो पहले बनता था वही पे करना है, बाकी का रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आज कम बन रहा है फिर कम वाला ही पे करोगे। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना 15 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 16। 16 में 3 पॉइंट हमने किए। पहले बात 16 की हेडिंग क्या थी, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब डिडक्शन दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल और दूसरी कौन सी होती है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम में से माइनस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं। और जो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। अब इंटरनल में एक तो सेक्शन नंबर 16(1)(a) आता है, 16(2) आता है और 16(3) आता है। 16(1)(a) किसका, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का। 16(2) आपका किसका, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और 16(3) किसका, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूंगा तो वो हर एम्प्लॉय को मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो। और कितनी मिलेगी, 50,000 तक। मतलब जो भी आपकी एनुअल सैलरी होगी या तो वो या 50,000, जो भी लेस होगा उतने की मिलेगी। अगर मेरी एनुअल सैलरी 40,000 रुपए की है तो 40,000 की मिलेगी, 30,000 रुपए की है 30,000 की मिलेगी, 1 लाख की है तो 50,000 की मिलेगी। मतलब हाईएस्ट जो मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी, इसके ऊपर की नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट फिर हमने कंप्लीट किया सेक्शन नंबर 16(3), सॉरी 16(2). 16(2) में था एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों कंपनी देती हैं, बट गवर्नमेंट वाले केस में पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड तो करते हैं बट माइनस नहीं करते। अब गवर्नमेंट वाले केस में पहले ऐड करेंगे, माइनस कितना करेंगे, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। पहला क्या आएगा, एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा, 5,000। तीसरा क्या आएगा, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जो होगा उसको माइनस कर देंगे। ये हमने सेक्शन नंबर 16(2) के अंदर किया था। फिर अगला हमने किया सेक्शन नंबर 16(3), बट उससे पहले एक पॉइंट हमने और किया था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अम्यूजमेंट अलाउंस देगा तो वो फुली टैक्सेबल होगा। उस केस में चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, मैटर नहीं करता। एंटरटेनमेंट वाले केस में डिडक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट वाले केस में, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में नहीं मिलती। फिर हमने पॉइंट किया 16(3) प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब यहां पर मैंने कहा था कि ये सेंट्रल लेवल का नहीं होता, ये स्टेट लेवल का होता है। अब इट मींस क्या कि अगर प्रोफेशनल टैक्स की बात करूंगा, जितना पैसा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का, वो तो उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एम्प्लॉयर से मिलने वाला ऐड कर देंगे, एम्प्लॉय वाला माइनस कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय और कुछ नहीं कहा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम ऐड कर देंगे, सेम माइनस कर देंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो एम्प्लॉय ने पे किया सेम मुझे एम्प्लॉयर ने दिया होगा, तो सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे। ये बातें हमने की थी।
अगला फिर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 में दो कैटेगरी हमने बनाई, अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट। अब अलाउंसेस की 3 कैटेगरी हमने की है जी। एक तो फुली एग्जम्प्ट होते हैं, एक आपके पार्शली एग्जम्प्ट होते हैं, एक फुली टैक्सेबल होते हैं। फुली एग्जम्प्ट में कौन कौन से आते हैं? जो भी अलाउंस नॉर्मली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, एक तो वो अलाउंस एग्जम्प्ट हो जाते हैं। दूसरा मैंने कहा कि जो भी अलाउंस आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनको मिलते हैं, वो भी एग्जम्प्ट होते हैं। फिर तीसरा मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, इंडिया से बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कोई भी परक्विजिट पे करेगी, अलाउंसेस पे करेगी, वो भी एग्जम्प्ट होंगे। ये सारी बातें हमने की। फिर फुली टैक्सेबल में कौन से होंगे? जो आपके फुली एग्जम्प्ट में नहीं होंगे या पार्शली एग्जम्प्ट में नहीं होंगे, तो वो सारे फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब पार्शली में कौन कौन से आएंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा 2 केस होंगे, एक तो होगा 1013A और एक होगा 1014। 1013A में क्या कवर होगा जी? HRA, और 1014 में क्या कवर होगा? आपका स्पेशल अलाउंस। अब 1013A में HRA से पहले हमने स्पेशल अलाउंस किए। स्पेशल जो होंगे वो टोटल 13 तरह के अलाउंस होंगे, 6 अलाउंस अलग होंगे, 7 अलाउंस अलग होंगे। 6 अलाउंस में क्या एग्जम्प्ट होगा? अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। और 7 अलाउंस में क्या एग्जम्प्ट होगा? अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज। अब 6 अलाउंस में कौन कौन से आते हैं? पहला अलाउंस निकल के आएगा डेली अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया। ये 6 अलाउंस ऐसे होंगे जितना पैसा मिलेगा या जो आपने खर्चा किया, जो भी कम वाला होगा वो एग्जम्प्ट होगा और बाकी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अगला फिर हमने किया 7 अलाउंस, उसमें था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब उसमें क्या था? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और 2 चाइल्ड कौन से? मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय के लिए अच्छे होंगे वो 2 बच्चे एग्जम्प्ट होंगे। और एक बात ध्यान देना कि 2 बच्चों, जो मैं चिल्ड्रन की बात करता हूं उसमें स्टेप चाइल्ड और अडोप्टेड चाइल्ड दोनों कवर होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर पॉइंट निकल के आ रहा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। उसमें क्या लिमिट होगी? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और 2 चाइल्ड कौन से? मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे भी अगेन चिल्ड्रन में स्टेप अडोप्टेड चाइल्ड दोनों कवर होंगे। अगला फिर हमने किया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट वाले केस में मैंने कहा था कि नॉर्मल वाले केस में तो फुली टैक्सेबल होता है, हैंडीकैप वाले केस में 3600 रुपए कितने हैं? 3200 पर मंथ की जो लिमिट होती है उतने की आपको एग्जामिशन मिल जाती है, बाकी जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट फिर निकल के आ गया आपका आउट स्टेशन अलाउंस, या ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो अलाउंस होगा। तो गवर्नमेंट ने करी, उस केस में देखो 2 चीजें होंगी, जितना अलाउंस मिलेगा उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस वाला ये एग्जम्प्ट है, और बाकी जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगला फिर आ गया ट्राइबल एरिया अलाउंस। 200 रुपए पर मंथ की लिमिट होती है, उतना एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 रुपए पर मंथ की लिमिट है, बाकी जो होगा टैक्सेबल होगा। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया में फिर गवर्नमेंट ने बोला आपका 200 रुपए से लेके 7,000 पर मंथ की एक रेंज होगी, उसके बीच में एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। ये सारी बातें हमने की। फिर अलाउंसेस कंप्लीट होने के बाद ना मैंने कहा फुली टैक्सेबल में भी काफी सारे आते हैं, जो अलाउंस उसमें कवर नहीं होंगे ऑटोमेटिकली फुली टैक्सेबल होंगे। एग्जांपल मेडिकल अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, लंच अलाउंस हो गया। तो ये सारे जो होते हैं फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है जी हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने ग्रेचुटी अपना कंप्लीट कर लिया। अब ग्रेचुटी में हमने कहा था जी आपके 2 केस होंगे, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या वो नॉन गवर्नमेंट को मिलती है। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है ग्रेचुटी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला सारा पैसा क्या होता है? एग्जाम। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, और फिर मैंने कहा था एक आपके लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय आते हैं, और एक सिविल सर्विसेज के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी यहां पे कवर होते हैं। इट मींस इनके हाथ में एग्जम्प्ट है, बाकियों के हाथ में देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं है। अब अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है या है, तो गवर्नमेंट ने कहा था एक लाइन तो सेम होती है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। अब किसमें से लीस्ट आएगा? पहला क्या आएगा? एक्चुअल। दूसरा क्या आएगा? 20 लाख रुपए। तीसरा आएगा हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। हाफ मंथ का मतलब क्या बनेगा? 15/26। सैलरी का मतलब क्या बनेगा? बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला, और पार्ट में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ में हम पूरा साल काउंट करके चलेंगे। ये बातें हमने की थी अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो। अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, उस केस में क्या होगा जी? उस केस में आपका निकल के आ रहा है कि आपका एक्चुअल और फिर 20 लाख रुपए, और तीसरा फिर गवर्नमेंट ने बोला हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट यहां पे नहीं है। हाफ मंथ का मतलब 15/30,
सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, और फिर और पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो जितने भी साल कंप्लीट होंगे उतने साल हमें लेके चलने हैं, और पार्ट वालों को हमें इग्नोर करना है। फिर ग्रेचुटी वाले केस में 4 पॉइंट हमने और किए थे कि अगर मान लो ग्रेचुटी मैंने रिटायरमेंट के बाद नहीं ली, मैंने ड्यूरिंग जो भी पैसा निकाल दिया तो वो सारा का सारा पैसा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान दो। दूसरा पॉइंट फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो मैं 2 एम्प्लॉयर के यहां पे काम कर रहा हूं और दोनों से मैंने एक ही टाइम पर रिटायरमेंट मैंने ले ली है, तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही एग्जाम्प्ट होंगे, उसके ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, क्योंकि 20 लाख रुपए की लिमिट लाइफ टाइम लिमिट है, टोटल लिमिट है, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर मैंने कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के यहां से पहले रिटायर हो गया, दूसरे के यहां से बाद में हो रहा है, तो पहले रिटायर हुआ उस टाइम जो एग्जम्पशन मिली उसको 20 लाख में से कम कर देना, बैलेंस लिमिट जो होगी वो दूसरे में काउंट की जाएगी। तीसरा लास्ट पॉइंट ये निकल कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी विडो वाइफ को या उसके बच्चों को पैसा मिलता है, एग्जम्पशन उस केस में भी अवेलेबल होगी। ये पॉइंट हमने वहां पे कंप्लीट किया था। तो इसी के साथ ही जो अभी तक हमने किया है उसकी मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवा दी है। डन है जी, चलो